उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत तो है, साथ ही सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आज़ादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क का एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की इस रियासत में रिहाइश है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में जीत का जादुई आददोशुमार 202 है और इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या फिर पार्टियों का इत्तेहाद है वो इस आददोशुमार तक या फिर इसके पार पहुंच जाएगा। अगली सरकार उसी की बनेगी और इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। राष्ट्रीय लोकदल आज से यूपी में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करने जा रहा है, जहां पर आपको यह बता दें कि यूपी में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है और दोनों ही जमातों के बीच सीटों की तकसीम भी तकरीबन तय हो चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी के सभी प्रधान को खत लिखकर अपने इंतखाबी मंशूर के लिए मशवरे भी मांगे हैं। जयंत चौधरी खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं और तकरीबन 3 करोड़ लोगों के साथ वर्चुअल तरीके से खिताब करने का उनका हदफ भी है। 5 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में तकरीब के बाद 7 अक्टूबर से राष्ट्रीय लोकदल मुसलसल आशीर्वाद पथ यात्रा निकालेगी। राष्ट्रीय लोकदल बड़ी सतह पर उत्तर प्रदेश में यात्राएं निकालने जा रही है। इसका आगाज अक्टूबर के पहले हफ्ते से होगा। ये तकरीबन साफ है कि आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर 2022 असेंबली इंतखाब में जाएगी। ऐसे में किसान तहरीक के साथ साथ जातिगत जोड़तोड़ में जाट और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश आरएलडी यूपी में कर रही है। चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव के ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे हों या नहीं, लेकिन मगरबी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने आइंदा 2 अक्टूबर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि ये यात्रा 31 अक्टूबर तक चलेगी और हर दिन एक नई तकरीब का मंसूबा है। 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती के दिन है, इसलिए उसी दिन इस यात्रा को खत्म किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर जयंत चौधरी हर जिले में 2-2 दिन रुकेंगे। जाट, मुस्लिम और किसानों के बीच जाकर बातचीत भी करेंगे। जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस बार उनके वालिद इस इंतखाब में उनके साथ नहीं होंगे। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर जयंत चौधरी का ये पहला ऐसा इंतखाब होगा जो उनकी क़यादत में लड़ा जाएगा। पहले उनके वालिद चौधरी अजीत सिंह की सदारत में पार्टी ने इंतखाब लड़ा है। क्योंकि जयंत का ये पहला इंतखाब है, ऐसे में पार्टी को मजबूती देने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुसलसल किसान महापंचायत में किसानों के साथ खड़े होकर वो अपने दादा चौधरी चरण सिंह और वालिद चौधरी अजीत सिंह की तरह ही किसानों के हिमायती होने का सबूत दे रहे हैं। आज हर वर्ग परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल के अंदर सरकार पूरी तरीके से विफल रही थी। ऐसी स्थिति में सामान्य विचारधारा के दल एक साथ आके इस जुमलेबाज सरकार को हराने का काम करेंगे। यह प्रचार तंत्र सरकार है जो झूठ का प्रचार ढोल पीट पीट के करती है और ऐसी स्थिति में विपक्ष को एकजुट होकर मजबूती से जनता तक इनकी विफलताओं को पहुंचाना उनका विपक्ष का फर्ज भी है। यही नहीं, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लगातार जाट और मुसलमानों के बीच पड़ी खाई की भरपाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की इन्हीं हिकमत अमली की वजह से दीगर सियासी जमातें भी आरएलडी की तरफ झुक रही हैं
और आरएलडी से भी जुड़ना चाह रही हैं। जहां तक जयंत चौधरी साहब की बात है तो हमारे बहुत पुराने घटक दल हैं और टिकट बंटवारे को लेकर अभी हम ये कहेंगे कि अभी बहुत जल्दी है, कहाँ किसको टिकट मिल रहा है, लेकिन ये तय है कि जयंत चौधरी साहब और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की मुआविन समाजवादी पार्टी आरएलडी के ताउन से 2022 में इख्तिदार में आने की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का ये इत्तेहाद दीगर सियासी जमातों को रास नहीं आ रहा है। इसी पर बीजेपी इस इत्तेहाद पर सवालिया निशान भी लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हाशिए पे है, वो आरएलडी को सीट दे दें, वो शिवपाल जी से समझौता कर लें, वो कभी कहते हैं छोटे दलों से करेंगे, कभी कहते हैं बड़े दलों से करेंगे। कांग्रेस के साथ 2017 के चुनाव में उन्होंने समझौता करके 2 लड़कों की जोड़ी को उत्तर प्रदेश ने खारिज कर दिया। आगे भी वो कोई भी हथकंडा अपना लें, उत्तर प्रदेश की जनता उनको खारिज कर चुकी है। जयंत इंतखाबी मैदान में बीजेपी के खिलाफ जमकर ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 असेंबली इंतखाब में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का इत्तेहाद क्या कमाल दिखा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बुलेटिन में बात समाजवादी पार्टी के अगले दांव की। अगला दांव डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी और साबिक ओहदेदारान की दरख्वास्त पहुंची है, लेकिन सवाल उठता है कि बिना सियासी तजुर्बे वाले ये उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की नैया कैसे पार लगा पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर तो कोई सहाफी, ये सब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो लोग जिनके दम पर अखिलेश यादव ने 2022 फतेह का प्लान तैयार किया है। दरअसल तमाम असेंबली हलकों से डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफियों ने समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारी की दरख्वास्त भेजी है। पार्टी उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा लगाने के साथ ही जात बरादर की बुनियाद वाले इलाकों में जाती जोड़ तोड़ भी लगा रही है। अगर इस पैमाने पर अर्जी गुजार मजबूत निकला तो समाजवादी पार्टी उनके नाम पर गौर खौज करेगी। हालांकि बीजेपी इन दरख्वास्त गुजारों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी उन्हीं लोगों को चुनाव में उतारेगी जो लोग काबिल हों। अब समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आने वाला है उस पर पूरी तरह अमल करके जनता की सेवा कर सके, हमारा उद्देश्य यही है। हम झूठे वादे करके सत्ता में नहीं आना चाहते और नहीं हम उत्तर प्रदेश की जनता को वर्गलाना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी टिकट देने की बात तो कर रही है कि हम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को टिकट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी में ज्वाइनिंग का विषय आता है तो वो तमाम अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, इस प्रकार के बाहुबलियों के लिए पार्टी के दरवाजे खोलने का काम करती है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर वो टिकट सिलेक्शन करने का काम करती है और समाजवादी पार्टी की इस पद्धति में, इस पुरानी परिपाटी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी समाजवादी पार्टी के 49 सिटिंग एमएलए हैं। इन सीटों को छोड़कर दीगर सीटों पर दरख्वास्त तलब की गई है। दरख्वास्त करने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी समेत दीगर शोबों से जुड़े लोग शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का दांव कितना कामयाब रहेगा ये तो आने वाला इंतखाब ही बताएगा। माना जा सकता है कि इन तमाम आवेदनों के आने के बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और उस स्क्रीनिंग के आधार पर इन तमाम बुद्धिजीवियों को भी 2022 का समाजवादी पार्टी का टिकट मिल सकता है। जराये के मुताबिक यूपी असेंबली इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी टिकटों की स्क्रीनिंग शुरू कर चुकी है। सर्वे और तंजीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर टिकट तकसीम करेगी। समाजवादी पार्टी ने 403 में से 354 सीटों के लिए दरख्वास्त मांगी थी। 354 असेंबली सीटों पर टिकट की दावेदारी के लिए 4452 दरख्वास्त आई हैं। 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग रुकन असेंबली हैं। सिटिंग अराकीन असेंबली वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने दरख्वास्त नहीं तलब की है। इस लिहाज से एक असेंबली सीट पर औसतन 12 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कुछ असेंबली सीटों पर तो 40 से 50 लोग भी टिकट के उम्मीदवार हैं। तो समाजवादी पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का आवेदन मांगा है और हर तरह के लोगों ने आवेदन किया है। पार्टी उस पर सर्वे कर रही है, लोगों के बारे में पता करा रही है और फिर उसमें से जो बेहतर होगा उसका चयन किया जाएगा। यूपी में खास हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों में से एक समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए उम्मीदवारों की फेहरिस्त हर बार लंबी होती है, लेकिन इस बार ये तादाद
काफी ज्यादा है। ऐसे में पार्टी के लीडरान का हौसला भी बुलंद है। सिटिंग अराकीन असेंबली वाली सीट पर दरख्वास्त नहीं मांगे गए हैं। इसका मतलब इस सीटों पर समाजवादी पार्टी चेहरों पर दोबारा यकीन कर सकती है। इसके अलावा मुआविन जमातों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ी जा सकती हैं। देखिए, सवाल नाराज का नहीं है, वो लोग विचारधारा समर्पित लोग हैं और सभी को पता है कि 403 विधानसभा सीटें हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल 403 ही टिकट का बंटवारा कर पाएगा। समाजवादी पार्टी पहले असेंबली हलकों में अपनी ताकत का अंदाजा लगाएगी, फिर उम्मीदवार की मजबूती देखेगी। इसके लिए बाकायदा बड़े लीडर जिलों में जाकर तंजीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी को इस तैयारी से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए आज चुनौती है कि वो पार्टी को बचा पाए। अब 2022 उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। हर चुनाव में उन्होंने किसी न किसी को साथी बनाया है, लेकिन इस बार के चुनाव में उनको साथी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में समाजवादी पार्टी की लड़ाई केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो बसपा के साथ इस बात की होड़ में है कि कौन विपक्ष नंबर 1 होगा। सियासी पार्टियों को टिकट ऐलान के दौरान कई बार टिकट कटने वाले उम्मीदवारों की बगावत का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में करीब 50% वोट ओबीसी तबके के हैं और ये वोट गुज़िश्ता 2 इंतखाब में बीजेपी की जानिब दिखाई दिए थे, लेकिन इस मरतबा समाजवादी पार्टी इस बड़े वोट बैंक की जानिब निहार रही है। रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम यादव वोटर को पूरी तरह से अपनी जानिब राग़िब करने के बाद अब समाजवादी पार्टी का ध्यान ओबीसी वोटर पर है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए तमाम तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी की नजर अब बीजेपी के पिछड़े तबके के वोटर्स पर है। साल 2017 में बीजेपी ओबीसी वोटर्स के जरिए ही इक़्तिदार पर काबिज हो पाई थी, इसलिए अब समाजवादी पार्टी भी पिछड़ा तबके के वोटर्स पर फोकस कर रही है। 2017 में सर्व समाज के साथ साथ पिछड़े समाज ने बड़े स्तर पर बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि बीजेपी ने बड़े बड़े वायदे किए थे, ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाई। आज पिछड़ा समाज अपने आप में बड़ा अपमानित और असहाय महसूस कर रहा है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों पिछड़े तबके के चेहरे रामचल राजभर और लालजी वर्मा समेत कई बड़े लीडरान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जल्द ही पिछड़े तबके के ये बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की जानिब से कोई भी रस्मी ऐलान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को सबको लामबंद करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है, ताकि सत्ता में सभी की बराबर की भागीदारी हो। पिछड़े तबके के वोटर के दम पर इक़्तिदार पर काबिज होने का ख्वाब देख रही समाजवादी पार्टी के इस दावे पर बरसर इक़्तिदार पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी जमात पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो उनका कोर वोट बैंक था, जो यादव और मुस्लिम का वोट बैंक था, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया है। शायद इसलिए उनका जो MY फैक्टर था उसके मायने बदल गए हैं, वो महिला और यूथ हो गया है। लेकिन जो हमारा MY फैक्टर है, मोदी और योगी, उसके सामने उनका कोई भी फैक्टर टिक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले दलों से ऊब चुकी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। अब उत्तर प्रदेश में नौकरी की बात करनी पड़ेगी, बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार की बात करनी पड़ेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ों की तादाद है। अखिलेश यादव बीजेपी के इस बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम और यादव जोड़तोड़ के साथ पिछड़ों का वोट मिलकर वो इक़्तिदार पर काबिज हो सकें। MY समीकरण के भरोसे सत्ता पर काबिज होने वाली समाजवादी पार्टी इस बार ओबीसी वोटर्स को भी लुभाना चाहती है। रामचल राजभर और लालजी वर्मा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात इस बात की बानगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ओबीसी वोटर्स को समाजवादी पार्टी लुभाकर क्या सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर ये सियासी समीकरण धराशायी होंगे। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।
तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इख्तिदार की वापसी की बात जो रही है और बीएसपी हर वो हिकमत अमली अपना रही है जो कि उसे इख्तिदार की चोटी पर पहुंचा सके। 2007 की बात की जाए तो इसी फॉर्मूले पर चल रही है बीएसपी और अब टीम इंगिस्तान को इंतखाबी मिशन में आजमाने का फैसला किया है, जिसकी कमान मायावती के भतीजे आकाश आनंद के हाथ में होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद के बेटे आकाश को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन 2019 के बाद आकाश पूरी तरह से गायब हो गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती तमाम रैलियों में आकाश को साथ में लेकर घूमती नजर आईं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आकाश की सक्रियता पूरी तरह से खत्म हो गई। बीएसपी ने रियासत में इंतखाबी तशहीर की कमान पार्टी सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद के हाथों में दे दी है। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद लंबे इंतजार के बाद यूपी में सरगर्म होने जा रहे हैं। गाजीपुर में बीएसपी युवा सांसद तकरीब में वो यूपी 2022 मिशन का आगाज करेंगे। 5 अक्टूबर को होने वाली इस तकरीब में रियासत भर से नौजवानों की फौज इकट्ठा होगी। आकाश आनंद के साथ बीएसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। गुज़िश्ता बरस मायावती ने आकाश आनंद को कौमी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन इस इंतखाब में उनका किरदार मजीद खास होने वाला है। उन्हें नौजवानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। बीएसपी ने हाल ही में बीएसपी युवा संवाद नाम से एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसकी कमान फिलहाल कपिल मिश्रा संभाले हुए हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें युवाओं से संवाद किया जा रहा है, जिससे कि 2022 के असेंबली इंतखाब में बीएसपी को बड़ी कामयाबी मिल सके। ऐसा माना जा रहा है कि आकाश आनंद के दिल्ली से आने के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी और बढ़ेगी। कुछ नए कैंपेन की शुरुआत भी की जा सकती है। बीएसपी ने इस बार अपने सियासी दांवपेच में तब्दीली कर दी है। इस बार 2022 के असेंबली इंतखाब में नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। बीएसपी के लोगों का दावा है कि इस बार करीब 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। इसी को लेकर बीएसपी युवा संसद का इनेकाद किया जा रहा है। उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है। दावेदारों की फेहरिस्त तैयार की जा रही है। बूथों की जिम्मेदारी भी युवाओं के कंधे पर ही होगी। गुज़िश्ता 2 इंतखाब से बीएसपी का कद भी मुसलसल कम हो रहा है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब हो या फिर लोकसभा का इंतखाब, बीएसपी की सीटें मुसलसल कम हो रही हैं। इसने बीएसपी को तशवीश करने पर मजबूर कर दिया है। अब पार्टी में आकाश आनंद की फालियत मुस्तकबिल में एक बड़ी तब्दीली का इशारा भी माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी में इस तब्दीली को हिज़्ब इख्तिलाफ कुनबा परवरी ही मान रहा है। आकाश जो है वो मायावती जी के भांजे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बिल्कुल नए हैं और बहुत कम लोग उत्तर प्रदेश में उनको जानते हैं। वो कितने युवाओं को प्रभावित कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, जो हाल बहुजन समाज पार्टी का 2017 में हुआ था, उससे बुरा हाल अब 2022 में होने वाला है। कि उसकी वजह यह है कि पिछले 10 साल में बहुजन समाज पार्टी सक्रिय राजनीति से उत्तर प्रदेश से बहुत दूर रही है। देखिए, सपा बसपा परिवार की पार्टी है, ये हम सब पहले भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं। पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र, ये पारंपरिक राजा महाराजाओं की तरह ये राजनीति को चलाते हैं। ये दलितों की बात करते हैं, ये दलितों की नहीं, ये दौलत के पुजारी हैं। ये दलितों से इनका कोई लेना देना नहीं। आखिर किसी सामान्य दलित को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? इंतखाब के मद्देनजर मायावती ने ये जो वोट बैंक की सियासत की है, इसके सहारे युवा वोटरों को रिझाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आकाश आनंद गुज़िश्ता 2 इंतखाब में कोई करिश्मा नहीं कर पाए। अब 2022 में उनकी क़यादत में बीएसपी को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में इंतखाबात है और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस का किला माने जाने वाले रायबरेली में कांग्रेसियों में काफी जोश नजर आ रहा है। कांग्रेस लीडरान के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत मेहनत कर रही हैं और इस मर्तबा यूपी में कामयाबी उनको हासिल हो पाएगी, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ सियासी टूर बता रही है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इन दिनों यूपी को फतेह करने की हिकमत अमली में जुटी हुई हैं।
अपनी इंतखाबी हिकमत अमली को धार देने के लिए प्रियंका गांधी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। प्रियंका की प्लानिंग से रायबरेली में कांग्रेसी लीडरान में काफी जोश नजर आ रहा है और उन्हें यूपी में बेहतर नताइज की उम्मीद भी है। क्योंकि रायबरेली जनपद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्षेत्र है, यहाँ से सांसद हैं। जो भी विकास रायबरेली जनपद में हुआ है हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की वजह से हुआ है, इसलिए यहाँ पर काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में है। रायबरेली सोनिया गांधी का पार्लिमानी हलका है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस लीडरान को यकीन है कि रायबरेली के अवाम असेंबली में हाथ के साथ ही रहेंगे। कांग्रेस की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए सभी कार्यकर्ता एक तन मन और धन से जुटेंगे कि हमारी पांचों विधानसभा जीते और कांग्रेस का परचम रायबरेली में फिर गया। हालांकि बीजेपी लीडरान प्रियंका गांधी के दौरे को सिर्फ सियासी टूर करार दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोरोना बहरान में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कभी रायबरेली में क्यों नजर नहीं आई। प्रियंका गांधी सोच रही हैं कि रायबरेली को जैसे पूर्व में भी हमने बेवकूफ जनता को बनाया है और इस बार भी जनता हमारे बहकावे में आ जाएगी और उनका समर्थन करने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंतखाबी माहौल में प्रियंका गांधी का यूपी टूर चल रहा है और वो मुसलसल हिकमत अमली बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि यूपी में कांग्रेस में वो कितनी जान फूंक पाएंगी। सैयद हुसैन अख्तर की रिपोर्ट, जी मीडिया, रायबरेली। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।